तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का वापस से एक नए लेक्चर में, जिसमें आज जो हम कवर करने जा रहे हैं, जैसे कि लास्ट में मैंने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में बता दिया था, मैं एक बार अभी फिर से समझा दूंगा। ठीक है, और बाकी जो है सिर्फ दो ही टॉपिक्स बचे हैं। एक हमारा बचा है पॉलिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी स्केल और दूसरा बचा है हमारा मिलिकन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी स्केल। ठीक है, इन दो टॉपिक्स के बाद ये चैप्टर कंप्लीट है। कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे फिर इसके बाद कि इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा क्या है, पहले इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वापस में थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टर्म का मतलब क्या होता है कि एटम मॉलिक्यूल में एटम में वो एबिलिटी कि वो क्या करे जिसके साथ बॉन्डिंग में है। ठीक है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि देखिए क्या होता है, बॉन्ड कब बनता है, जब दो आपके सेम या डिफरेंट एटम्स क्या होते हैं आपस में कंबाइन होते हैं, तब जाकर के क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर वो सेम एटम है तब तो क्या होता है, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो सिस्टम है वो उतना देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे एक आप क्या करते हो, एक एटम क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा है कंपैरिजन टू दूसरा जिससे वो बॉन्ड बना रहा है ना, तो क्या करता है, जो दोनों के बीच में बॉन्ड बना है तो क्या होता है, बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उनको क्या करता है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जब वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, तो वहां पे ही क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस आता है ना। और जिसने अपनी तरफ खींचा होता है उस पर पार्शियल नेगेटिव का साइन बनता है ना, और दूसरा वाला जो होता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज बनता है। अब कहने का मतलब क्या है कि अब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, मॉलिक्यूल में एटम की वो एबिलिटी है कि वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में कहें तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो एटम की पावर होती है वही क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है। जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन में अगर आप देखोगे, आपको पता है हेलोजन्स जो होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो इन कंपैरिजन टू क्या आप हाइड्रोजन देखोगे तो हाइड्रोजन क्या करता है, ये एक तरह से आप कह सकते हो ऐसे मेटल है नहीं, बट उसी की सीरीज में आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह होते हैं। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बना रहे होते हैं उनको क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आती है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी मैं क्या बता रहा हूँ। अब मेन ट्रेंड की बात है कि ट्रेंड्स आपको याद होने चाहिए। तो अगर आप क्या करते हो, लेफ्ट टू राइट जाते हो, मतलब अक्रॉस द पीरियड जाते हो, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, और टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। ठीक, फ्लोरीन क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। ठीक, तो ये था बेसिक जो हमने आई थिंक पिछले वाली क्लास में भी बताया था क्या होता है कि ये जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज क्यों कर रही है। तो आपको पता है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज तो इंक्रीज करता नहीं है, एटॉमिक साइज इंक्रीज नहीं करता है, वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, जो उसके आसपास के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जाने नहीं देता है, और अगर उनको निकालना है आपको, तो निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, वहाँ पे फिर ज़्यादा एनर्जी लगती है। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ा था। ठीक है, जिसमें आयनाइजेशन एनर्जी की बात करी थी हमने। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हमें, ठीक, कि इलेक्ट्रॉन्स को उसके आइसोलेटेड गैसियस एटम में से क्या करना, निकालना है ना। तो इसी हमने क्या बताया था, आयनाइजेशन एनर्जी बताया था। ठीक, तो वैसे यहाँ पे भी है, अक्रॉस द पीरियड जाने में क्या होता है, आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो क्या होती है, आपकी अक्रॉस द पीरियड जाने में इंक्रीज करती है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज करता है और एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है। ठीक, और थोड़ा सा समझें इसमें, जैसे कि अब इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज की बात करें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के टर्म्स में, आप जैसे ही लेफ्ट से राइट मूव करते हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस में वो बढ़ते हैं, इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, वो इंक्रीज करता है। और पॉजिटिव आपको पता है कि नेगेटिव को अट्रैक्ट करता ही करता है, इसीलिए क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड जाने में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। बस इतना ही आप समझिए, उससे ज़्यादा क्या है, कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन बनते हैं बस इन्हीं से बनते हैं, ट्रेंड से, तो ट्रेंड्स आपको बताना चाहिए। लेफ्ट टू राइट जाने में इंक्रीज करती है और डाउन द ग्रुप जाने में, मतलब कि टॉप टू बॉटम जाने में डिक्रीज करती है, क्योंकि वहाँ पे एटॉमिक साइज जो होता है वो बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो क्या होने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। ठीक, अब पॉलिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी स्केल, देखिए दो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी स्केल आई थी, एक आपकी पॉलिंग की थी और दूसरी म्यूलिकन की थी। तो पॉलिंग ने क्या दिया था, पॉलिंग स्केल में हमने पॉलिंग स्केल जो था वो लाइनस पॉलिंग ने प्रपोज किया था, उन्होंने दिया था, जो कि किस पे बेस्ड थी, मेनली मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एनर्जी पे बेस्ड थी। ठीक है, अब बॉन्ड एनर्जीज क्या होता है, अलग अलग एटम्स जब आपस में कंबाइन होकर बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, ठीक, तो
डिफरेंट डिफरेंट एटम्स की क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड एनर्जीज होती हैं, है ना। अब कैसे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे नीचे वाला जो लिखा है लाइन, अगर दो डिफरेंट एटम्स जो है वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, दो डिफरेंट एटम, जैसे कि अभी हमने पढ़ा क्या, H और Cl या H और F, ठीक है। अब हाइड्रोजन और फ्लोरीन ले लेते हैं आप, या हाइड्रोजन और क्लोरीन ले लेते हैं, अगर दो डिफरेंट एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो कई बार क्या होता है, उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। किससे? अगर आप सेम दो एटम्स का बॉन्ड बनाते हो, मान लीजिए आपने हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड जब आप बनाओगे, है ना, उसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन क्लोरीन का अगर बॉन्ड बनाओगे, तो ये जो हाइड्रोजन क्लोरीन है ना, इनका बॉन्ड जो होता है कई बार उसकी बॉन्ड जो स्ट्रेंथ होती है या बॉन्ड एनर्जी आप कह सकते हो, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है कंपैरिजन टू सेम एटम्स। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि अगर आप दो डिफरेंट एटम्स लेते हो और उनका बॉन्ड फॉर्म बनाते हो, मतलब उनका बॉन्ड बनाते हो, तो बॉन्ड जो होगा कई बार क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा देन दी एक्सपेक्टेड, मतलब जितना सोचा होगा उससे ज़्यादा क्या होगा, वो स्ट्रॉन्गर होगा करस्पॉन्डिंग टू सिमिलर एटम्स बॉन्ड। किसके करस्पॉन्डिंग में, किसके करस्पॉन्डिंग में किसके, जो अगर आप दो सिमिलर एटम्स का बॉन्ड बनाते हो, तो ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, रिलेटेड टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द टू एटम्स। इसी एक्स्ट्रा बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में क्या है, इन्होंने पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल में बताया गया था। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, है ना, इससे क्वेश्चन बनता है बस कि जो पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उनको अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जैसे क्या है, एक काई ए माइनस काई बी लिखा है ना, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ये मॉड लगाया जाता है, इसलिए देखिए मॉड क्यों लगा है। मान लीजिए अगर आपकी वैल्यू निगेटिव में आती है तो आपको पता है अगर मॉड के अंदर कोई भी नंबर निगेटिव है तो मॉड खोलते हुए क्या दे देता है, पॉजिटिव की वैल्यू दे देता है ना। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0.102 अंडर रूट में डी ए बी माइनस अंडर रूट डी ए डी बी बी, ठीक है। अब यहाँ पे कहेंगे डी ए बी और डी ए और डी बी बी क्या है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो लिखा है डी ए बी, अब ए बी पहले तो अब समझते हैं कि काई ए और काई बी क्या है। तो काई ए जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है एटम ए की, ठीक है, क्योंकि दो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं ना। तो जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है एटम ए की, वो रिप्रेजेंट करते हैं हम काई ए से। काई बी से क्या रिप्रेजेंट करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी किसकी होगी, एटम बी की। अब ई ए बी हम कहते हैं डी ए बी लिखा हुआ है, तो डी ए बी किसको दिखाएगा, डी इसलिए लिखा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, ठीक है, ए और बी एटम्स के बीच का जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसकी, क्या बोला मैंने, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है। अब आपको पता है ए और बी दो डिफरेंट एटम्स हैं, उनको जब आपने कंबाइन किया होगा तो उनके बीच में क्या होगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा। तो उसी कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने की जो एनर्जी होती है उसकी वैल्यू किसको दिखाता है, डी ए बी को। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम ए एंड एटम बी, है ना, जिसको हम किलो जूल पर मोल में मेजर करते हैं। ये वैल्यू अगर गिवन होगी क्वेश्चन में तो आप यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करके क्या करते हो, आंसर लगाते हो। अब ए लिखा है तो ए का मतलब क्या होगा, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी किसकी, सेम एटम की, है ना। जब आपके दो सेम एटम्स आपस में बॉन्ड बनाए होंगे तो उनको तोड़ने की, उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने की जो एनर्जी होगी वो आपकी डी ए से रिप्रेजेंट है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बॉन्ड इन A2 मॉलिक्यूल, है ना। अब आता है बी, ये भी वही क्या होगा, अब आपका जो दूसरा वाला होगा हो सकता है उसके भी दो सेम एटम्स रहे होंगे, वो कंबाइन हुए होंगे, है ना। और कंबाइन कैसे होते हैं, आपने हाई स्कूल में ये चीज़ पढ़ी है कि जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और दूसरा वाला भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी है B2 मॉलिक्यूल की। और 0.102 जो है ये स्केलिंग फैक्टर होता है जो कि एनर्जी यूज होता है किसके लिए, एनर्जी यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए। जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपकी किस में हो, किलो जूल पर मोल में गिवन हो, है ना। क्या बोला मैंने, एक स्केलिंग फैक्टर है जो कि एनर्जी यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को वैल्यू आपने किस में दी हो, किलो जूल पर मोल में दी हो, है ना। तो उसे किलो कैलोरीज पर मोल में करने के लिए ऐसे आप कह सकते हो, है ना। एक किलो कैलोरीज में दिया गया तो उसको आपको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसके लिए होता है। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। तो कह रहा है कि बॉन्ड एनर्जी डी जो है वो आपका किस में होता है, देखिए किलो जूल मोल इनवर्स में दिया होता है। तो आपके पास अगर वो किलो जूल में नहीं किलो कैलोरीज में तो आपको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वैल्यू, जो भी आपका अंडर रूट में सॉल्व होगा तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पॉलिंग स्केल में फ्लोरीन के एफ के लिए क्या है, 3.98 है, ये हाईएस्ट है ना। आपको इसीलिए बताया गया कि फ्लोरीन क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू 3.98 ऐसे आती है और ये हाईएस्ट है। वहीं बाकी जो एलिमेंट्स है जैसे कि CS, है ना, तो उसकी क्या होती है आपकी बहुत ही लो वैल्यू होती है
आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और समझे कि इजी आइडिया में जैसे मैंने लिखा है कि पॉलिंग स्केल टेल्स अस हाउ स्ट्रांगली एन एटम अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि अब उन्होंने ये बताया जो पॉलिंग स्केल है वो सिर्फ ये समझाती है कि जो एटम है, ठीक है, वो कितनी स्ट्रांगली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तभी क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस जो था उसके लिए एक स्केल बनाई गई। स्केल का कह सकते हैं कि तभी पता चला कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद क्लोरीन आएगा, उसके बाद आपका ब्रोमीन आएगा, उसके बाद आयोडीन आएगा। तो कैसे हमें ऑर्डर कैसे पता चला, वो इन्हीं की स्केल से पता चला, ठीक है। तो पॉलिंग स्केल बस क्या बताती है कि कोई एटम कितने स्ट्रांगली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बॉन्ड एनर्जी डिफरेंस का यूज़ करके, ठीक है। इसका यूज़ करके उन्होंने ये चीज़ समझाई। अब आते हैं म्यूलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल क्या होती है। तो म्यूलिकन डिफाइंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूजिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। एटम की दो प्रॉपर्टीज का यूज करके म्यूलिकन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन किया। एक आपका आयनाइजेशन एनर्जी का उन्होंने यूज किया अपनी स्केल में, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूज किया। फॉर्मूला क्या बनाया उन्होंने, काई एम इज इक्वल्स टू आई ई प्लस ई ए अपॉन टू। आई ई वही आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 2। तो म्यूलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे बेस्ड है, आपका आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एवरेज पर। आपको पता है ना एवरेज कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए अगर आपके क्लास में 3 बच्चे बैठे गए और हमें एवरेज उनका स्कोर निकालना है कि मैथ्स में उनका कितना आया है। मान लीजिए एक बच्चे के आए हैं 30 नंबर, एक के आए हैं 40 नंबर, एक के आए हैं 50 नंबर। इससे ज़्यादा वैसे भी नहीं आते क्लास में, ठीक है बच्चों के। तो अब एवरेज निकालना होगा 30 प्लस 40 प्लस 50, और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे होते हैं उससे 3 उतने ही नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। वैसे यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें थी, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हमने क्या किया, जोड़ा, और कितने नंबर हैं भाई, 2 ही तो हैं, 2 ही का तो यूज़ कर रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक। तो अगर कोई पूछे म्यूलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल किस पे बेस्ड है, तो वो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एवरेज पर बेस्ड है ना। इससे उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई है, डिफाइन करी है। अगर एटम जो है वो क्या करता है, होल्ड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, मतलब वो अपने ही इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसके पास हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अब देखिए ये बात समझने की कोशिश करिए कि अगर कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली होल्ड किए हुए मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं जाने दे रहा है, मतलब उसमें वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकलने दे रहा है ना। इसका मतलब क्या होगा, आपको आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। और आयनाइजेशन एनर्जी मैंने क्या बताई थी, अभी मैंने पीछे बताया था आपको। आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो मिनिमम एनर्जी होती है ना, जो हमें रिक्वायर्ड होती है आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की, ठीक है। तो जब मान के चलिए अगर किसी एटम ने क्या किया हुआ है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही ज़्यादा होल्ड करके रखा हुआ है। होल्ड करके मतलब कि बीच में जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, है ना। और वो क्या कर रहा होगा, और ये आपको पता है अक्रॉस द पीरियड ही देखने को मिलेगा। अक्रॉस द पीरियड ही क्या होता है, आपका आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो वही चीज़ है कि जिस भी एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली क्या किया होगा, होल्ड करके रखा होगा, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और स्ट्रांगली अट्रैक्ट एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब क्या बोल रहा है, अगर एटम जो है स्ट्रांगली अट्रैक्ट्स एडिशनल इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन है ना, जो आ रहा है उसके पास, अगर वो क्या कर रहा है, उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब उसको ईजिली एक्सेप्ट कर ले रहा है, बहुत ही जल्दी से क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड का मतलब ही क्या होता है, अगर आप एफिनिटी वर्ड की मीनिंग हिंदी में देखे हुए तो क्या होता है, ऐसे तो हिंदी बहुत ज़्यादा बेसिक में बताऊँ तो लगाव की बात करता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब कि जिसको इलेक्ट्रॉन से लगाव हो, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए हो, इलेक्ट्रॉन से प्यार हो, ऐसा चीज़ है ना। तो देन इट विल हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब अगर ये दो चीज़ें उसकी हाई हैं तो इसका मतलब कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये फ्लोरीन में देखने को आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फ्लोरीन में क्या होता है, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 होते हैं, और वो क्या होते हैं, स्ट्रांगली क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। एक तरह से न्यूक्लियस चार्ज वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है उसमें से, फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक। और कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन उसके पास आ रहा होता है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए बड़े जल्दी वो तैयार हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने में, मतलब कि नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए। और आपको ये चीज़ हाई स्कूल में पढ़ाई जाती है कि आपका एटम कब स्टेबल होगा, जब वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ठीक है। ऑक्टेट का मतलब कि लास्ट में जो उसके नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं, वो 8 इलेक्ट्रॉन जैसे पूरे होने चाहिए, तो 8 पूरे भर रहे वो, है ना। तभी क्या होता है, नियरेस्ट नोबल गैस की जब वो कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करता है। नोबल गैस कौन सा, मान लीजिए आर्गन होता है उसके पास में, है ना। आर्गन नहीं होता है, नियॉन होता है। 10 पे आपका नियॉन आता है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्सेप्ट करके
है ना, नियरेस्ट नोबल गैस जो नियॉन है उसको उसकी कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने की कोशिश करेगा जिससे कि वो स्टेबल हो सके। इसीलिए क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन लवर होता है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसीलिए उसकी एटम की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। सपोज कर लीजिए कोई एटम है जिसकी इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी 10 दी हुई है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 4 दी हुई है, ठीक है। तो आपको क्या पता है कि म्यूलिकन ने फॉर्मूला दिया था, दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, है ना। तो 10 + 4 14, 14 को 2 से डिवाइड किया 7, तो यानी म्यूलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आई आपकी 7 आई, ठीक। तो इस तरह से क्या हुआ, आपका म्यूलिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल समझाई जाती है ना। अब यहाँ पे क्या है, इजी डिफरेंस समझ लो। तो पॉलिंग जो थी वो बॉन्ड एनर्जीज पे डिपेंड है, और यहाँ पे क्या है, इनके एवरेज पर डिपेंड है। किसके एवरेज पे, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। इसको डेवलप किसने किया, लाइनस पॉलिंग ने किया, इसको रॉबर्ट म्यूलिकन ने किया। ये किस लिए यूज किया जाता है, तो बॉन्ड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर के लिए यूज किया जाता है ना। बॉन्ड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है कौन सा, पॉलिंग, ठीक है। और ये आपका एटॉमिक प्रॉपर्टी से डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिलेट करता है, रिलेट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्ट टू एटॉमिक प्रॉपर्टीज, मतलब एटम्स की प्रॉपर्टीज से डायरेक्ट रिलेट करता हुआ बताता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। और ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड स्केल है, और ये आपका थ्योरेटिकल बेस्ड है, ठीक है। ये रेफरेंस हमेशा याद रखिएगा। तो आई होप ये चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, और यहाँ पे आपका क्या है, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई थिंक अब कुछ नहीं बचा है। एक बार आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, अगर कुछ सिलेबस में आपके रहता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ सर ये चीज़ें रह गई हैं, तो मैं उसको भी कोशिश करूँगा कि कवर कर लूँ। अब लास्ट में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार शायद से मैंने कुछ ये क्वेश्चन कराए थे आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड, जो कि आपको समझ में नहीं आए थे, तो मैं एक बार अभी फिर से इसको करा के दिखाता था इसकी कैलकुलेशन। चलिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में मैंने समझाया था कि कैलकुलेट करनी है आपको uncertainty in position assuming uncertainty in the momentum within 0.1% for a tennis ball जिसका वेट कितना है 0.2 kg है, और जिसकी कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की। आप देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, आपको पहले ये समझना चाहिए, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे उसने लिखा है मोमेंटम, ठीक है, विदिन 0.1%। अब ये मोमेंटम दिया है, वेट दिया है, वेलोसिटी दी हुई है, ऐसे आप समझ सकते हैं। और फॉर्मूला क्या था, आपको पता है कि del x इंटू del p इज इक्वल टू h/4π, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला था। मोमेंटम जब भी बोले तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, मोमेंटम जब भी देगा तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता है कि p इज इक्वल टू mv होता है, ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, लीनियर मोमेंटम का, ठीक है। आई होप ये दिख रहा होगा, ये लीनियर मोमेंटम का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या चीज़ दी है उसने, वैल्यू देखेंगे तो ये जो है 0.2 kg, इसका मतलब मास है ना। यहाँ पे ये मास दिया हुआ है और वेलोसिटी दी हुई है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस सिंपल सा ये जो mv है, यहाँ पे क्या करेंगे, कितनी दी है 0.2 दी है, और ये दिया है आपका 10, ठीक है। तो जब भी आप जितने नंबर से क्या करते हो, अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये जो डेसिमल होता है ये हमेशा क्या होता है, इधर शिफ्ट होता है, मतलब राइट हैंड साइड पे। और जब आप कभी भी 10, 100, है ना, या जितने भी जीरोज वाले नंबर से क्या कर रहे हैं आप डिवाइड करते हो, तो ये लेफ्ट में शिफ्ट होता है। क्या चीज़ समझाई मैंने, अगर आप जैसे कि 10 से मल्टीप्लाई करो, आप 1 0 है तो ये डेसिमल बस एक इधर राइट में शिफ्ट होता है। 2 0 होंगे तो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा, है ना। जैसे मैं थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ चीज़ें। मान लीजिए अगर लिखा है मैंने 0.0002 ऐसे लिखा है, ठीक है, दिख रहा होगा ये वो, है ना। अब इससे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 1 0 है, तो यानी डेसिमल सिर्फ एक शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अगर मैं क्या करता हूँ एक और 0 से, मतलब एक और 0 मतलब 100 से करता हूँ, तो ये जो डेसिमल है ये 2 नंबर शिफ्ट करेगा, 1 और 2, यानी यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है। तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2, तो लीनियर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, ठीक। उसके बाद क्या दिया इसने, आप कह रहा है कि जो अनसर्टेनिटी मोमेंटम है, यानी कि जब भी अनसर्टेनिटी, देखिए डेल एक्स क्या था, ये पोजीशन में अनसर्टेनिटी को बताता था, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है, ये होता है डेल एक्स, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और जो डेल पी होता है ये अनसर्टेनिटी बताता है किसमें, अनसर्टेनिटी इन आपका मोमेंटम में बताता है, ठीक है। राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि इस तरह से लिखने में मुझे दिक्कत होती है थोड़ा सा, आपको ही पता है कि ऐसे कैमरे के सामने ऐसे लाना थोड़ा सा दिक्कत देता है। तो यहाँ पे अभी हमने क्या निकाला, ये पी की वैल्यू निकाली, लीनियर मोमेंटम की वैल्यू में डेल पी की वैल्यू क्या थी उसने देख रखी थी 0.1%, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 0.1% दिया हुआ है। अब देखिए लेकिन बात क्या कह रहा है, 0.1% किसका है, यहाँ थोड़ा सा परसेंटेज का काम लगता है,
जब भी ऐसे आपको दिया हो कि लीनियर मोमेंटम ऐसे दिया हो कि आपका कितना दिया है, लीनियर मोमेंटम की वैल्यू दी है 0.1%, बड़ी दिया किसका है लीनियर मोमेंटम डेल पी की वैल्यू, ये इस पी की दी है और हमने पी की वैल्यू निकाली कितनी, 2 निकाली है। तो ये 0.1% किसका होगा, हमें इस 2 का हमें क्या करना पड़ेगा, 0.1% निकालना पड़ेगा कि 2 का 0.1% होता कितना है। तो आपको पता है जब भी परसेंट दिया होता है, आप परसेंट हटाते हो तो क्या होता है, नीचे 100 आता है, ठीक है। और ये डिवाइड किससे होगा, मतलब मल्टीप्लाई किससे होगा, जिसका हम निकाल लें। एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, परसेंट हटता है अपॉन में 100 आता है, और हम निकाल किसका रहे हैं, 2 का निकालें तो 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आएगी होगी, ठीक है। आप क्या करते हैं, अगर ये हम डेसिमल को हटाते हैं तो ये डेसिमल हटाने के बाद क्या होता है, नीचे एक जीरो और बढ़ता है। क्या बोला मैंने, डेसिमल घटाएंगे क्योंकि एक नंबर से पहले डेसिमल था जो हटाया, तो क्या हुआ, एक जीरो बस नीचे बढ़ गया, ठीक। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2 अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं। और 1000 क्या होता है हमारा, 10 की पावर 3 होता है। और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 2 इंटू 10 की पावर -3 बन जाएगा। तो ये आई हमारी चेंज इन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम की वैल्यू, यानी डेल पी की वैल्यू अभी निकली है हमारी, ठीक है, जो कि यहाँ पे उसने निकाली है। देखिए अब हमें निकालना क्या है, अब उसने और क्या दिया है, हाँ, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन की बात कर रहा है, मतलब कि डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है कि डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन क्या होता है हमारा, 4 पाई होता है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। अब ये अभी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, डेल पी की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 इंटू 10 की पावर -3, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, बराबर एच की वैल्यू कितनी थी, 6 पॉइंट समथिंग कुछ होती है, 6.626 इंटू 10 की पावर -34, ठीक है, -34 ये होती है इसकी वैल्यू। और 4 तो 4 होता है, पाई की वैल्यू आप या तो 3.14 लिख सकते हो या 22/7 लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी क्या कर रहा हूँ मैं। अब ये जो था इधर मल्टीप्लाई में, इसको इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, इधर नीचे, ये मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा। तो डेल एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन में 4 इंटू 3.14 तो था ही, फिर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपका, 2 इंटू 10 की पावर -3, ठीक। मैं उस दिन ये समझा रहा था कि जब 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा, है ना, तो ये क्या होता है, 10 की पावर -34 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है छोटे में कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, मतलब जब बेस सेम होते हैं, है ना, पावर डिफरेंट होती है, तो क्या हो जाती है, a की पावर m प्लस n हो जाती है, मतलब वो पावर्स आपस में ऐड हो जाती है। ये एक बेसिक फॉर्मूला एक्सपोनेंट्स में पढ़ाया जाता है क्लास 9th में, 8th में सॉरी, है ना, कि जब बेस सेम होते हैं लेकिन पावर अगर अलग होती हैं तो वो आपस में जुड़ती हैं, है ना। और ये क्या है आपका 4 इंटू 3.14 और इंटू 2 ये है आपका। अब जब ये पावर ऐड करोगे तो -34 प्लस का 3 करोगे तो माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो ये 31 हो जाएगा। तो 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस का 31, ठीक है, माइनस में लगेगा क्योंकि साइन बड़े वाले का लगता है, और 4 इंटू 3.14 इंटू 2। अब और थोड़ा सा सॉल्व करें, मैं देखिए उड़ाने को तो मैं बहुत जल्दी उड़ा दूँ इसको, लेकिन आपके लिए पूरा सॉल्व इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए। आप देखिए यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे आप, तो कितने से पहले, 1 2 3 से पहले, तो यानी क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से उड़ाता हूँ, ऐसा करता हूँ, तो यहाँ पे 1000 नीचे आ जाएगा। आप 1000 लिखो या 10 की पावर -3 को, है ना, कुछ भी लिखो, 10 की पावर -3 को ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ से कितना है, 2 से पहले है तो ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 2, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब ये हो गया 6626 इंटू 10 की पावर -31, 10 की पावर 2 लिखा हुआ है, और ये जो -3 था, नहीं -3 तो गया है, 10 की पावर सिर्फ 3 आएगा, सॉरी, ये ऊपर जब जाएगा तब 10 की पावर -3 बनेगा। और नीचे क्या है आपका 4 इंटू 314 इंटू 2, बस इतना बच रहा है, ठीक। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी क्या बता रहा हूँ। आप चाहो तो कैलकुलेशन, ये जो मैंने डेसिमल इसमें एक एक करके हटा रहा हूँ ना, आप चाहो तो एक ही पहले ही स्टेप में सारे डेसिमल्स हटा दो,
और 10 की पावर ऊपर लेकर के अपना सॉल्व कर लो। लेकिन ये जानबूझ के मैं सिखा रहा हूँ आपको कि एक एक स्टेप समझ में आए। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये देखिए माइनस का 31 है, प्लस का 2 है, तो एक तरह से क्या हो जाएगा आपका 6626 इंटू -31 प्लस का 2 होगा तो क्या होगा माइनस का 29 होगा, और फिर माइनस का 29 और क्या होगा माइनस का 3 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका 29 प्लस 3 32 है ना, तो ये 10 की पावर 32 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। अपॉन में अब इनको या तो जोड़ लो या अभी जोड़ो नहीं, सबसे बढ़िया तरीका बताते हैं। रुको, क्या करिए, इसको उड़ाइए, 2 से उड़ाइए इसको, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2 और 2 तिहाई 6, ये हुआ। अब देखिए 4 से क्या हो सकता है, देखिए 4 से उड़ने का मतलब होता है कि लास्ट के 2 डिजिट जो होने चाहिए वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तभी वो 4 से डिविजिबल हो पाता है। यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है तो हम 4 से नहीं उड़ा सकते हैं। 314 से क्या डिविजिबल होगा, 314 से अगर हम देखना चाहें तो क्या 314 से डिविजिबल होगा, चेक करते हैं। चलिए देखते हैं, हम 4 से उड़ाने की कोशिश करते हैं। 4 से उड़ाते कितना, 4 8 से कितना होता है 32 होता है, एक बच रहा है अभी, तो ये एक इधर आता है तो 11 हो गया एक तरह से, है ना, और फिर 4 2 8 करेंगे, है ना, तो कितना बच रहा है 9 10 गया, 3 बच रहा है, यानी अभी कितना हो गया 33 हो गया। फिर से हम 8 से करेंगे, अभी भी कितना बच रहा है, एक बच रहा है ना, नहीं कितना बच रहा है 8 4 8 32, एक बचा, 4 दूनी 8, 3 बचा, तो कितना हुआ 33, है ना, हाँ एक बच रहा है, तो पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से करेंगे तो शायद से पूरा हो जाएगा, 331 नहीं 3313 है ना, सॉरी 3313 है आपका, तो ये 82.25 से जाएगा, मतलब कि ये कितना आ रहा है आपका 828.25 जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको छोड़िए। 828.25 से क्या होगा, ये कटेगा। अब यहाँ पे मतलब मैं थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ, 828.5 सॉरी यार बार बार क्या कर रहा हूँ, 0.25 डिवाइड में कितना आपका 314 है। अभी चाहो तो इसको नीचे ले आओ, मैं तो कहता हूँ, है ना, या भी रखा रहने दो। अच्छा, माइनस का 32, अभी फिर यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को या तो मैं क्या करूँ, फिर से हटाऊँ और नीचे क्या आ जाएगा आपका 10 की पावर 2 और आ जाएगा नीचे, और उसको ऊपर भेजूंगा तो माइनस प्लस हो गया, फिर से माइनस हो जाएगा और 10 की पावर 30 दे देगा। क्या करता हूँ, ये पॉइंट इसका हटाता हूँ एक तरह से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 की पावर नीचे आएगा, वो 10 की पावर 2 मैं उसको ऊपर भेज देता हूँ वापस है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, 10 की पावर 34 हो जाएगा। अब इसको जब इससे उड़ाएंगे तो 314, देखिए मेरे को टेबल थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन थोड़ा स्पीड अप है क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस है। तो 314 को अगर आप करते हो 2 बार में, है ना, तो यहाँ पे इसका कितना आएगा, जब आप 314 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप अगर हिसाब से देखोगे तो 628 आएगा, है ना, तो 628 आया। तो ओवरऑल अगर आप इसका पूरा करोगे 828 कितना है 525 आ रहा है ना, 25 को 314 से अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो 263 समथिंग पॉइंट 7 कुछ आएगा, ऐसे कुछ आएगा, है ना, 263.77 समथिंग कुछ आएगा। अब यहाँ पे कितना हुआ था 10 की पावर, ये हमारा 34 हो गया था, तो 2 अगर ये जो 10 की पावर है ना, मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, ये जो 10 की पावर 2 है ना, इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो अभी मैंने बताया था मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, इसको वापस नीचे रखो, ऐसा करो, इसको ऊपर ला ले जाना, इसको नीचे रखना 10 की पावर -2 को, ये जो डेसिमल यहाँ से हटाया था ना, इसको नीचे रखना, 10 की पावर 2 को नीचे रखना। और जब डिवाइड होता है तो ये क्या करता है, ये 2 डेसिमल इधर शिफ्ट होते हैं, तो ये 2 डेसिमल क्या होंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यानी वैल्यू क्या आ रही है 2.63 इंटू 10 की पावर कितना -32 कुछ ऐसे आएगा। देखिए वहीं पे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा सोल्यूशन होता है, बट आपको थोड़ा सा इसके लिए प्रैक्टिस है मल्टीप्लिकेशन में बढ़ानी पड़ेगी। तो आई होप ये चीज़ आपको पूरी समझ में आ गई कि मैंने कैसे मल्टीप्लाई करके कैसे किया है। ठीक है, और दिन थोड़ा समझाने में दिक्कत हो रही थी, आज मैं पूरा समझा दी है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, उसमें कह रहा था कि ये तो अभी निकला है, फिर इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एटम विद द वेलोसिटी ऑफ इतना। अभी इसके लिए भी क्या है, अब ये दूसरा है, यहाँ पे क्या है निकालना सेम ही चीज़ है, मैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालनी है, बट यहाँ पे अब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन एटम विद द वेलोसिटी, अब की बार वेलोसिटी थोड़ा चेंज कर दिया है। ऊपर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दिया था, यहाँ पे 2 × 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड कर दिया है ना। तो फॉर्मूला वही लगेगा, P = पहले mv लगेगा, m हमारा कितना था 0.2
एक मिनट, एम की वैल्यू क्या रहेगी हमारी? अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एटम में, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कुछ कुछ वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो 9.1 इंटू 10⁻31 ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। वेलोसिटी कितनी दी उसने? 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया हमारा? 1.82 10⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या है फिर वही डेल पी इंटू डेल एक्स, और डेल पी अब हम किसका निकालेंगे? ये जो हमारा आया है ना 1.82 इंटू 10⁻24, इसका हमें क्या करना पड़ेगा? 0.1% निकालना पड़ेगा। परसेंट कैसे निकालते हैं अभी मैंने बताया, सिर्फ आप परसेंट को हटाइए, नीचे आ जाएगा 100, इसको ये जो चीज़ है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसका भी एक डेसिमल हटा दोगे आप तो नीचे 1000 रुपये में करके बताता हूँ क्या कहना। कहने का मतलब ये है, अगर लिखा है 0.1% ऑफ का मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई का साइन 1.82, मैं आगे पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी 1.82 का करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट, पहले तो परसेंट हटाओ, परसेंट हटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 100, फिर ये डेसिमल हटाओ तो एक जीरो और हो जाएगा, मतलब नीचे 1000 हो जाएगा। तो 1 को आप क्या कर रहे हो? सिर्फ 1.82 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी 1.82 हो जाएगा। फिर ये जो 1000 है 10⁻³ होगा ऊपर आके, और एक इसमें 10 और दी हुई है -27, तो ये 10⁻27 और दिया हुआ है। तो अब क्या करोगे? वही चीज़, बेस सेम है, पावर्स क्या होती हैं? ऐड होंगी, तो -3 -27 क्या होगा? माइनस माइनस प्लस भी होता है, तो ये कितना होगा? 27 3 30, यानी 1.82 इंटू 10⁻30। इस तरह से क्या होगा? ये बनेगा, ठीक है। आप पहले सॉल्व कर लो या फिर जैसे भी मन करे आपका, है ना। तो इस तरह से क्या होगा? फिर वही फॉर्मूला लगाओ और इस तरह से होता है। अब पता नहीं मुझे आपके कैलकुलेटर अलाउ होता है कि नहीं होता है, नहीं होता तो इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए कैलकुलेशन की। कहीं दिक्कत हो तो मुझे पूछिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझसे पूछिए फिर उसके बाद, ठीक है। आप ये तो चलो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी से क्वेश्चन हो गए, है ना। बाकी क्वेश्चंस कुछ हैं इसमें? थे इसमें क्वेश्चन तो थे नीचे, हाँ यहाँ पे। आप जैसे कि एक मैंने बताया था कि कंपाउंड जो है, मान लीजिए वेनेडियम, वेनेडियम का कितना होता है? 21 इलेक्ट्रॉन, नहीं हाँ, स्कैंडियम वेनेडियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, ठीक है, तो 23 होता है, ठीक। अब मान लीजिए चलिए क्या कह रहा है कि कंपाउंड है वेनेडियम का, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 1.73 बोर मैग्नेटॉन है। बीएम क्या होता है? बोर मैग्नेटॉन। वर्क आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेनेडियम इन द कंपाउंड। हाँ, तो पहले क्या बोल रहा है? आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वेनेडियम की कंपाउंड में वो लिखनी पड़ेगी, है ना। और क्या दे रहा है? इसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया है बस। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है कंपाउंड का वो कितना दिया है आपने? 1.73। इसका एक फॉर्मूला देखिए मैंने बताया था मैग्नीट्यूड निकालने का, कि म्यू इज इक्वल क्या होता है? अंडर रूट में n+2 बोर मैग्नेटॉन होता है। तो ये जो बोर मैग्नेट, ये जो म्यू है यही मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जिसकी वैल्यू उसने दी हुई है 1.73। और n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या होना चाहिए? आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, चलिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले हमें पता होना चाहिए वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो वेनेडियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर 23 होता है। आप लिखोगे, बेसिक लिखोगे जो हमने सीखी है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? 3d3, देख लीजिए काउंट करिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और 23, देखिए हो गया। तो यानी क्या हो रहा है? आपको दिख रहा है कि डी में कितने? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। जब आप बनाते हो, लास्ट की बात करते हैं, 4s और 3d 3p ऐसे बनाते हैं। 4s का पहले बनता है, 4s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे दिख रहे हैं। p में देखोगे तो आपके पूरे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। और d में क्या है? आपके सिर्फ 5 बनते हैं, 1 2 और 3, यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा 3d3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? आपके दिख रहे हैं इसमें। सही, इतना समझ में आया कि क्या बोला मैंने? अब नहीं, बस इतना ही खत्म कर दिया इन्होंने। ये तो हमने अभी बताया ना कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके। अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे हैं यहाँ पे। वेनेडियम की देखिए आती जो है, ठीक है, वो कितनी आती है? +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। कैसे आती है? यही चीज़ हमें यहाँ पे समझना है ना। और इसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखनी है। +4 का मतलब क्या है? कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके वो S से निकालेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके D से निकालेगा। कैसे? अब यहीं पे हमारा जो फॉर्मूला अभी उसने बताया, क्या बताया फॉर्मूला? लिखा है म्यू बराबर क्या होता है आपका?
अंडर रूट में n+1 है, सॉरी अंडर रूट में क्या है n और n+2 होता है। अब हमें पता है कि हमारा ये जो है ना n वो कितना है, यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमारे 3 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू दी है इसमें 1.73, तो ये जो बराबर आना चाहिए ये किसके हमारे बराबर आना चाहिए, यहाँ पे सॉल्व करने पे 3 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे होगा ये 1.3073, देखिए पहले में क्या क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ अंडर रूट करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर मैंने इसको ऐसे लिखा है n+2, हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे जिससे हमारा अंडर रूट हट सके, तो ये 1.73 का स्क्वायर हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा n+2 के बराबर हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने पे हमारी क्या वैल्यू है पता है हमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब अप्रॉक्स 3 ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। कि ये जो मैंने बनाया है वेव टाइप का, ये थोड़ा सा ऐसे बनता है यूं करके, ये बताता है कि हाँ अप्रॉक्सीमेट होगा कि इसके बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करिए, अच्छा तो इसको जब सॉल्व करेंगे इसको ना करिएगा, इसको करना है बस n² n प्लस 2n, ठीक है। और ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है ना। अब जैसे एक इक्वेशन बनती है, ये 3 के बराबर है, 3 इधर ले आइए तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या बन रहा है, अब एक बेसिक सी जो मैथ पढ़ाई जाती है छोटे में इक्वेशन वाली वही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है कि बीच वाले को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे यही मिले, मल्टीप्लाई करने पे ये मिले, ठीक है। तो इसको आप कैसे करोगे, हम ऐसा नंबर कुछ लें कि जोड़ने घटाने में क्या मिले हमें, ये मिले, और मल्टीप्लाई करने पे ये मिले। तो हम ऐसे ले सकते हैं कि माइनस का 3 ना लें, n ले लें और प्लस का 3 ले लें, है ना, n और प्लस 3n, तो मल्टीप्लाई करने पे 3 मिलेगा क्योंकि 3 इंटू 1 क्या होता है हमारा 3 देता है। और अगर हम लेते हैं माइनस का n और प्लस का 3, है ना, तो हमें क्या दे देगा, प्लस का 2 दे देगा। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं n² माइनस का हम ऐसे लिखते हैं प्लस का 3n और माइनस का n, ऐसे ले लेते हैं, माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉमन होता है तो n प्लस नहीं n कॉमन करेंगे तो यहाँ पे n बचेगा, इधर से 3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो ये n-3 बचेगा। बोल क्या रहा है, कुछ टाइप हो रहा है क्या, एक मिनट में देखिए क्या बना, एक बन रहा है हमारा n+3 ब्रैकेट बन रहा है और एक हमारा क्या है n-1 बन रहा है। तो यहीं से क्या है हमारा, हम ये माइनस वाला लेंगे और ये दोनों किसके बराबर होते हैं, 0 के। तो एक बार n की वैल्यू क्या आएगी आपको पता है, -3 आएगी क्योंकि n+3 बराबर 0 लिखोगे, है ना, n+3 बराबर 0 लिखोगे तो उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। और ये n-1 बराबर 0 है तो उधर भेजोगे तो n = +1, और हम प्लस वाली ही वैल्यू लेते हैं। तो ये n की वैल्यू क्या आ गई, +1, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमें पता चला 1 है ना। अब इसी के बाद क्या करते हैं, n = यहाँ में क्या मिला, 1 मिला, इसका मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब कि वैसे तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने 3D ऑर्बिटल्स में क्या करता है, क्या बोलते हैं उसको, पजेस करता है ना। बट जब हमने ये बोर मैग्नेटॉन के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन सॉल्व किया है, जो हमने निकाला, तो हमें दिखा कि वो सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, और अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 अपने 4s से कर रहा है और 2 आपके 3D से कर रहा है, जिससे कि हमें क्या पता चला कि वेरियम जो है हमारा +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट में करेगा। अब जब ये हमें मिला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 है, तो इसका मतलब कि 2 मैंने बताया s से लीव करेगा और 2 आपके कहाँ से करेगा, d से करेगा। तो नई जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। देखिए मैं पूरी नहीं लिख रहा हूँ, है ना। एक होता है आपका तरीका कि नियरेस्ट नोबल गैस पहले लिख दीजिए, आर्गन का कितना हो जाता है, 20 हो जाता है, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं, और उसके बाद कितना 3d1, ठीक है। यहाँ तक का इस तरह से क्या होता है, फॉर्मेट होता है लिखने का, ठीक है। तो ये आपकी क्या बनती है, वेनेडियम की नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है, जो कि उन्होंने यहाँ पे लिखी है। तो इस तरह से क्या हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है। बाकी आज के लिए भी हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो चीज़ें बताइए उतना पहले रिवीजन करिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो उनको सॉल्व करिए, है ना। और ना समझ में तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए वीडियोज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट में, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय, सी यू।